Let's start the session. It's called Faith in News is Doubt a Protection Against Fake. May I now request Mr. Saptasindhu Basu to welcome Yes, ma'am. Madam Renal Pandeji. A little about Mr. Basu. He's an important member of Rate the Debate research team and Raise the one of the audio a bit. Sorry? Could you raise the audio a bit? Mera? Yeah. Yeah. Am I better audible, ma'am? Yeah. Thank you. I was saying that Mr. Basu is an important member of our research team, which and also one of the people who has volunteered to watch television TV debates of some of the more abrasive anchors, and the core team which has watched about 22,000 minutes of debates. So, Basu, over to you. Thank you, ma'am. So now we shall have our second session. Faith in news. Is doubt a protection against fake? The faith in news among citizens is necessary that every fact is verified and cross-checked. Fact-checking the fake and doubt are the new normal. That's what we will talk about in our second session. The moderator of this session will be Mr. Narendranath Mishra. He is a senior journalist with over 15 years of experience. He is currently associated with Navbharat Times, a leading Hindi newspaper of the Times of India group, where he covers politics and reports from the power centers of India. In the past, he has worked with Hindustan Times, Dainik Jagaran, Amar Ujala, and reported on various socio-political subjects. I now request Mr. Narendranath Mishra to begin the session by introducing the panelists. Thank you, sir. नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि ये सब्जेक्ट जो अभी हम लोग जिस बात के लिए बैठे हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पैनल में अभी जो हमारे साथ तीन लोग जो बैठे हैं वो इसके पायनियर हैं। मैं शुरू करता हूँ मृणाल मैम से, जो पद्मश्री अनडाउटली नॉट ओनली हिंदी मीडिया, पूरे कम्प्लीटली मीडिया की सबसे बड़ी रेस्पेक्टेबल वॉइस रही हैं और आज की तारीख में ये कहना पड़ता है, मतलब सॉरी टू से, कि ये उस जमाने में रही हैं जहाँ पे एक पत्रकारिता एक रिलीजियसली जिसको लोग फॉलो करते थे और एक ट्रस्ट वर्दी थी, जिसपे एक वर्ड जो छपता था उसको लोग सच मानते थे टेक्स्ट बुक की तरह। तो एक मृणाल जी हैं, हिंदुस्तान अखबार या पूरे ग्रुप की इतनी बड़ी संपादक, अलग अलग ग्रुप में रही हैं और पूरा देश उनकी परिचय की मोहताज नहीं है। आशुतोष जी हैं, आशुतोष सर भी, इन लोगों ने भी टीवी मीडियम, एक प्रिंट और टीवी मीडियम के जो ट्रांजिशन फेज है मीडिया का, एक एक जो चरण हुआ है उसको इन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखा है। ये एक एक जो मीडिया का जो एक ब्रिक बाय ब्रिक बनाने में इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और ये पॉलिटिक्स और जो एक जो मीडिया का रोल है उसको भी इन्होंने बहुत ही करीब से देखा है और ये दोनों पक्ष को इन्होंने क्लोजली मैन्यूट किया है और इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, एक पूरे चैनल को हेड किया है, एक मुखर वॉइस रहे हैं हर तरह से, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के और इंडिपेंडेंट मीडिया के सबसे अभी के तारीख में सबसे बड़े एडवोकेसी में से एक वन ऑफ द वॉइस है। इन दोनों के साथ जो प्रतीक जी हैं वो अभी जो एक गेम चेंजर हैं, जो एक कहना नहीं चाहिए इन आइडियल वर्ल्ड, इन आइडियल मीडिया वर्ल्ड शायद इनका जॉब नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनको यहाँ आना पड़ा, जहाँ से मीडिया पे की क्रेडिबिलिटी या सोशल मीडिया या अल्टरनेटिव मीडिया का जहाँ से प्रसार हुआ, तो इनका अल्ट न्यूज़ ने करोड़ों लोगों की कितनी जो गलत फैक्ट्स रही हैं उनको हटाने में इनका जो एक भ्रांति या अफवाह, जो र्यूमर मॉन्गरिंग होती हैं, हाफ ट्रूथ दिखाना होता है, इन्हें दूर करने में ये सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबली स्तर पे इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन दी है। और अभी की तारीख में जो काम मीडिया, सोशल मीडिया या अल्टरनेटिव मीडिया इंडिपेंडेंट रूप से जिसको करना चाहिए था, एक तरह से इनको कहा जाता है ये वन मैन आर्मी की तरह सामने आते हैं। तो ये तीनों एक ऐसे एक वॉइस है जिनसे हम लोग बात करके जानना चाहेंगे कि ये जो हम लोग का जो फेक न्यूज़ या जो एक डाउट क्यों क्रिएट हुआ। इधर कुछ बंद लग रहा है। तो मैं सबसे पहले जो मृणाल जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये एक जो डाउट क्रिएट हुआ आज की तारीख में मीडिया पे, लोग जो आपने, जैसे मैंने कहा कि एक वो आपने वो दौर भी आपने उस दौर को स्थापित किया कि जहाँ पे अखबार में छपा या मीडिया में कहा शब्द एक टेक्स्ट बुक होता था,
वहां से लेकर अब ही जो जर्नी सामने आ रही है या जिस तरह के चैलेंजेस सामने आ गए हैं, तो इस ओवरऑल जर्नी को आप किस तरह से देखती हैं मैडम? देखिए, मैं अतिवादी ध्रुवों की बात नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले उजला था और सब कुछ आज अंधेरा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थीं और पहले भी अखबारों में और टीवी चैनलों में भी पक्षधरता होती थी। और पक्षधरता से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग अपने पसंदीदा कुछ नेता छांट लेते थे, बल्कि साफ साफ राजनीतिक पक्षधरता होती। हमारे जो हिंदी के अखबार हैं, अगर हम उनकी बात करें, या जो हिंदी के घराने हैं जिन्होंने अखबार भी लॉन्च किए हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के चैनल लॉन्च किए हैं, उनकी भी पक्षधरता से हम लोग सब वाकिफ हैं। लेकिन पहले ये होता था कि संपादक का जो ओहदा होता था, संपादक को उसके चारों तरफ एक फायरवॉल रचने की स्वतंत्रता थी। ओनर उस फायरवॉल को भेदना नहीं चाहते थे और न ही भेदा करते थे। जहाँ तक बड़े अच्छे विश्वस्त चैनलों की बात है, तो एडिटर जो थे, ये माना जाता था कि पहला जो गेटकीपर है वो एक विवेकवान संपादक होता है। लेकिन तब भी ऐसा होता था कि पिछवाड़े के रास्ते कुछ कुछ पक्षधर लोग आ जाते थे। और 90 के दशक में जब भाजपा की सरकार थी, सूचना प्रसारण मंत्रालय भाजपा के पास में था, मिली जुली सरकार में, तो उस वक्त कई सारे लोग ऐसे नियुक्त हुए थे, खासकर हिंदी की भाषाओं की अखबारों में, जो डेस्क पर काम करते थे। और निश्चित रूप से उनकी पक्षधरता अपने बात के प्रति ठीक है, सब पत्रकार करते हैं। लेकिन उस वक्त भी जब बाबरी ध्वंस हुआ था, उस वक्त की अगर आप रिपोर्टिंग याद करें, और मैं उस वक्त साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादक थी, रातों रात हम लोगों के पास तस्वीरों का जखीरा भेज दिया गया। हमारे अपने स्टाफ से कई लोग निकल करके अचानक आए और बोले कि आज कवर स्टोरी बदल दीजिए, कवर पर ये लगाते हैं। तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतना तब तक रसूख था कि वो धड़ा हावी नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई। संपादकों के हाथ में कुछ तो हिंदी में कम से कम संपादकों के हाथ से सत्ता गई, मैनेजरों के हाथ में सत्ता आई। अंग्रेजी में संपादकों ने अपनी कंपनी में शेयर खरीदना या इक्विटी पार्टनर बनना शुरू कर दिया। तो फिर सारी जो निगाह थी वो पाठक से हट करके शेयर होल्डर्स पर टिक गई। और हिंदी में मैनेजरों ने धक्का पेल शुरू की, और ऐसे लोग जो कि बहुत समझौता नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे करके गायब होने लगे। तो उस वक्त भी ये सब हुआ था। लेकिन आज जो हो रहा है ये तो बिल्कुल खुली पक्षधरता है और उसको सराहा जा रहा है, और उसके जो जिस तरह से उसको धुकाया जा रहा है, उसके लिए अंग्रेजी का शब्द वल्गर या अश्लील ही इस्तेमाल किया जाता है। अश्लील से सिर्फ मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत वो सेक्सुअली बहुत प्रोवोकेटिव है, बल्कि मेरा मतलब ये है, अश्लील का जो मूल अर्थ है, यो श्रियम न लाते, जो शोभनीय नहीं है, न वो विचारधारा के स्तर पर शोभनीय है, न भाषा के स्तर पर शोभनीय है, न प्रसारण के स्तर पर शोभनीय है। एक स्थिरता, एक ठहराव जब तक एंकर में और प्रस्तुतकर्ता में नहीं दिखेगा, लोग यकीन कैसे करेंगे? इसलिए अब लोग ये मान के चलते हैं कि अच्छा फलाना है, तब तो ये उस पार्टी का गाना गाएंगी या गाएंगे। अच्छा ये 4 आए हैं तो इसमें तो 2 प्रो होंगे, 2 एंटी होंगे, 2 मुक्के ये मारेंगे, 2 मुक्के वो मारेंगे, और होता भी यही है। तो ऐसे में भरोसेमंदी का सवाल या विश्वसनीयता का सवाल बुझ जाता है। आशुतोष जी, जैसे आपने मृणाल मैम ने जो कहा, उसके आगे इसमें एक पक्षधारिता से आगे जो चीजें आई वो फेक वाला पार्ट भी आ गया, एक फेक नैरेटिव और एक हाफ ट्रूथ उसको लेकर, और उसमें जिस तरह से खास करके टीवी डिबेट या टीवी में जिस तरह से सामने आया, उसको आप कितना चैलेंज और उस खतरे को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप इसको बहुत ही आप क्लोजली इस पूरी जर्नी को देखा है आपने इस चीज को। देखिए नरेंद्र जी, सबसे पहले बात तो ये कि जो ये पूरी की पूरी डिबेट है, अगर इसको हम सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित ना रखें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि 2014-15 के बाद से पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब तरीके का माहौल पैदा हुआ है, और मुझे लगता है कि एक पूरी दुनिया में एक साइकोटिक सोसाइटी बनाने की कोशिश हो रही है।
ये अपने आप बन रहा है या इसको कोई बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में बड़े गहन निरीक्षण का विषय है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो टेलीविजन के अंदर जो फेक न्यूज आ रही है या जो डिबेट हो रही है, वो एक लार्जर बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। अब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वो चुनाव हार गए हैं, 40 से ज्यादा पिटिशंस वो लूज कर चुके हैं कोर्ट्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उनके समर्थन में इतने सारे लोग हिंसा करने के लिए उतारू हैं। न केवल हिंसा करने के लिए उतारू हैं, बल्कि वो संसद के अंदर हमला करने के लिए उतारू हैं, जो कि प्योरली फेक न्यूज है, सिर्फ फेक न्यूज है, जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, फेक न्यूज है, झूठ है, आप कुछ भी उसको कह लीजिए। और ये जो फिनोमिनन है, अगर आज आप हिंदुस्तान के अंदर देखें तो इसको बहुत कायदे से पिछले 6 सालों के अंदर स्थापित करने की कोशिश की गई है। क्या स्थापित करने की कोशिश की गई है कि अगर आप देखें कि चीन भारत की सीमा के अंदर नहीं आया है, सबको मालूम है कि चीन भारत की सीमा के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन भारत की सीमा के अंदर नहीं आया है। और अगर आप सोसाइटी के एक बड़े हिस्से के पास जाएंगे तो वो ये यकीन करता है कि दरअसल सरकार जो है वो चीन भारत की सीमा में नहीं आया है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से उसकी हालत खराब है। तो बहुत सारी या अलग तरीके के नैरेटिव्स की बात की जा रही। मेरा जो कहना ये है, और वो बहुत साफ है, कि ये सिर्फ फेक न्यूज का सवाल नहीं है। ये सवाल इस बात को लेकर ये है कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी खड़ी की जा रही है। ये ऑल्टरनेट रियलिटी में जिसकी बुनियाद झूठ पर है, जिसकी बुनियाद कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं या जो लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत ही इफेक्टिव टूल ऑफ गवर्नेंस के तौर पर इसको लिया। ये बहुत इफेक्टिव टूल हो गया गवर्नेंस का, कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली अगर आप नीचे करेंगे तो एक ऐसा तबका खड़ा हो जा रहा है जिसके अंदर इस झूठ पर अनशेकेबल कन्विक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूं, अनशेकेबल कन्विक्शन है। इसकी जो दूसरी जो खास बात ये, जो ये मान के चलते हैं कि ये कोई एक लड़ाई चल रही है, गुड एंड इविल के बीच की लड़ाई चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच की लड़ाई चल रही है। हमें बचपन में सिखाया गया कि मीन पाथ होना चाहिए, मध्य मार्ग होना चाहिए, ग्रे एरियाज होते हैं जिंदगी, लेकिन यहाँ ग्रे एरिया नहीं है, या तो आप इनके साथ या आप इनके साथ नहीं है। और इनकी जो मैसेजिंग होती है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण तरीके से है। आप देश के गद्दार हैं, सिंपल। अब आप तथ्य देते रहिए कि मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो मेरा ये कहना यह है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इसको सिर्फ अखबार के अंदर फेक न्यूज से आप नहीं देखेंगे तो शायद आप तथ्य को पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे ये झूठ इतने बड़े तबके पर हो रहा है। एक बात मैं और कहूंगा कि ऐसा नहीं कि झूठ आज के जमाने में फैलाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी स्टालिन के जमाने में, या उस जमाने या हिटलर के जमाने, जो आज से 100 साल पहले की बात है, पूरी की पूरी बुनियाद उनकी झूठ के ऊपर थी। वहां पर क्या था कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। आज डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुली करते हैं और भारत के अंदर सक्सेसफुली होता है, जबकि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वन फ्लो, एक तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इतने इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी, इतने प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद भी, इफ दे आर सक्सेसफुली डूइंग इट, दैट मीन्स there is something fundamentally wrong with the entire system we are living in. ठीक है, जैसा कि मृणाल जी ने भी कहा, आशुतोष जी ने भी, कि ये कई पहले आज का ही फिनोमिना नहीं है कि जिसको देखें, लेकिन चूंकि आज इसके फैलने की क्षमता इतनी तेज हो गई है, मिनटों में जब ये झूठ फैल जाता है, ये फेक न्यूज फैल जाता है, तो ऐसे में आपका रोल यहाँ शुरू हो रहा है। तो अभी तो आप एक एस्टेब्लिश हैं और उसके बावजूद बहुत सारी चुनौती झेल रहे हैं। तो आप इस क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने के जो मिशन में लगे हैं, या जो आपका काम है, इसमें आपके पास किस तरह चैलेंजेस है और आप उस रिसीविंग एंड होके आप इस चैलेंज को किस तरह से देख रहे हैं, प्रतीक जी? नहीं, तो हम लोग क्रेडिबिलिटी स्थापित करने की ट्राई नहीं करें। इनफैक्ट हम लोग, जो लोग क्रेडिबल नहीं है, हम लोग बता रहे हैं कि ये लोग क्रेडिबल नहीं है। देखिए, इसमें दो चीज होता है, किस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करना। अभी जैसे परसों की बात है जब ANI ने एक स्टोरी डाली थी कि किसी एक एक्स पाक डिप्लोमेट ने कबूल किया है कि 300 लोग बालाकोट में मरे। अभी ये फिक्शन की रचना तभी हुई थी कि 300 लोग मरे। इंटरनेशनल मीडिया गया, वहां किसी को एक डेड बॉडी नहीं मिली, मगर वो चलाया जा रहा है। अभी ये एक नया शुरू हुआ जहां ANI ने एक स्टोरी पब्लिश की, एक क्लिप्ड वीडियो के ऊपर। वहां टेलीविजन, प्रिंट, न्यूज़पेपर सब ने इसको कवर किया
और फिर वापस ले लिया। तो अभी यहाँ हम लोग की, यहाँ ऑल्ट न्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिखाया जाए कि कैसे ANI बार बार एक प्रोपेगेंडा चलाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाता है। अभी रिपब्लिक का तो पता चल गया कि क्या करते हैं, टाइम्स नो का पता चल गया क्या करते हैं, लेकिन ऐसे काफी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है जो न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं मगर न्यूट्रल नहीं है। तो हम लोग ऑल्ट न्यूज में ये करते कि हम लोग दिखाते कि देखिए ये क्या एक गेम चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा का क्या गेम चल रहा है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एक प्रोपेगेंडा का भाग है, एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया है जिसमें इनएडवर्टेंटली मिस इन्फॉर्मेशन यूज होता है नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। भी जैसे फार्मर्स ने बोले कि खालिस्तानी है, हर जगह एक ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं जहां लोगों को, सिटीजन्स इन जनरल को, लोगों के इशू उठाते हैं उनसे घिन होने लगे। तो हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे एक डिविजिव नैरेटिव खड़ा किया है। इसमें ऑल्ट न्यूज तो एक बहुत छोटा सा एक भाग है। आई मीन हम लोग का हार्डली इम्पैक्ट है इन द सेंस कि अगर आप, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि अगर एक बार झूठ हो जाता है, आप किसी को भी जाके पूछिए, वो लोग मानते हैं कि ये हुआ है। हम लोग उस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को पता चल जाए ऑन अ स्केल की सच क्या है। अभी तक हम लोग यही कर पा रहे हैं कि हम लोग एक इशू को ऊपर ला पाए, कि हम लोग बोल रहे कि देखिए ये इशू है, इशू का सॉल्यूशन तो अभी किसी के पास नहीं है। तो प्रेजेंटली द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ऑल्ट न्यूज इज टू शो व्हाट द इशू इज, what the solution issue systemic है। जैसे हम सब लोग बात करें issue systemic है, ये किसी एक ऑल्ट न्यूज या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं सॉल्व होने वाला है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल थॉट, अगर आपको बच्चों में वो लोग इतना इंफॉर्मेशन कियोस्क की जिंदगी में जी रहे, अगर उन चाहते हो कि जो बड़े हो रहे टीनेजर्स वो लोग समझ पाए कि कैसे इंफॉर्मेशन को कैसे इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया जाए, कैसे प्रोसेस किया जाए, देन वी नीड एजुकेशन रिफॉर्म्स। अभी नाइदर बीजेपी नॉर कांग्रेस नॉर टीएमसी, नन ऑफ द स्टेट्स, इवन दो इंडिया हैज समवॉट ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर, नन ऑफ द स्टेट्स हैव सीन एनी एजुकेशन रिफॉर्म टू हेल्प देम सी कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं। तो at this point of time, the role of alt news is to state that this is the issue and hope that somebody takes cognizance of the issue. इस डिबेट को अगर अगले स्टेज में ले जाएं, तो जैसे आपने कहा वहां से मैं शुरुआत करते हुए बोल रहा हूं कि आज जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अभी चैनल 4 ने जो न्यू ईयर्स का जो मैसेज दिया वो डीप फेक के अगेंस्ट में था, जो हर साल का जो ईयर मैसेज देता है। कि ग्लोबली एक मीडिया ने इस फेक न्यूज के चैलेंज को अंडरस्टैंड किया है और कई जगह फैक्ट चेकर की एक अलग टीम बन रही है। एक क्राइसिस है, एक सीरियस क्राइसिस मीडिया में है, ये कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन स्टेज में आया है। लेकिन उसका दूसरा स्टेज ये आ गया कि एक सोशल मीडिया तो पहले से था, सोशल मीडिया के साथ एक अल्टरनेटिव मीडिया जो आप रियल टाइम हर एक यूट्यूब के साथ जो चैनल इंड यूजर के पास पहुंच रही है सस्ते डाटा के कारण, तो उनके लिए जो इंड यूजर हैं वो मीडिया, सोशल मीडिया या अल्टरनेटिव मीडिया को फर्क नहीं समझ रहे हैं। जो मीडिया उनके पास आ रही है वो एक सूचना है एक मीडिया के हिसाब से, और वो उसी को समझ रहे हैं। तो ये सूचना का जो एक विस्तार है वो इतना बड़ा हो गया है कि एक और भी चैलेंज मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें सिर्फ मीडिया ही नहीं है। मैंने अभी देखा हाल में बिहार के इलेक्शन में मैंने तो कई बार देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इररिलेवेंट और अल्टरनेटिव मीडिया का ज्यादा बड़ा स्कोप हो गया। कई बार जो वायरल वीडियो हो जाता है लोग उसी को सच मानते हैं। लोकल जो सारे जिला लेवल पे एक यूट्यूब हो गया है उसके 2 मिलियन व्यू हो जा रहे हैं। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा एक चीज, सुशांत सिंह राजपूत केस में यूट्यूब पे 5-5 घंटे लाइव वीडियो चले हैं कि सुशांत सिंह का कत्ल हुआ था और डार्क वेब पे बॉलीवुड ने इसको लाइव स्ट्रीमिंग देखा था। ऐसी absurd controversies यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव चलती है और आप उसको ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। ये 5-5, 6-6 घंटे के लाइव यूट्यूब सेशन चलते हैं जहां एंड यूजर को जो इंफॉर्मेशन जा रहा है और people are becoming superstars. There is a person who became a superstar because of creating these conspiracy theories. I just wanted to add that. तो यही चीज मैं जैसे मंडाल जी से जानना चाहता हूँ कि जब मीडिया में जैसे प्रिंट या पहले इलेक्ट्रॉनिक करती थी, तो मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक से आगे बढ़ के सोशल मीडिया से भी आगे बढ़ के अल्टरनेटिव मीडिया, जो आप ये अभी प्रतीक जी कह रहे हैं कि एक टोटल एक प्रोपेगेंडा टूल है उसमें जो इंड यूजर तक पहुंच रहा है,
तो इतने बड़े लेवल पे जो सामने आ रहा है थ्रेट और उसमें फेक नैरेटिव का और जिसका पार्ट सब लोग हो जा रहे हैं, तो इस चैलेंज को अब आगे किस तरह से, क्या लग रहा है, कैसे इसको निपटा जाएगा अगर देखा जाए? देखिए, साल भर पहले मैंने टिम बर्नर्स-ली का एक आर्टिकल पढ़ा था। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की रचना की थी। उन्होंने ये लिखा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक तेज हवा में उड़ के खाई के छोर पर पहुंच गया हूँ और सिर्फ वहां पर कुछ खंभे हैं जिनको मैं पकड़ के अपने को बचा रहा हूँ। किसी भी क्षण मुझे उड़ा करके ये हवा मेरी ही बनाई हुई खाई में डाल देगी। तो एक तरह से हुआ ये है कि इतनी तेजी से इंटरनेट और उसके द्वारा सूचनाओं का जाल फैला है सारी दुनिया में कि बंदरों के हाथ में उसरे आ गए हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत धारदार हथियार है, लेकिन ये हुआ है कि ये सार्वजनिक भी है। तो इसने जिस तरह से न्यूज़ को डेमोक्रेटाइज किया है वो अच्छी बात है, लेकिन इसने न्यूज़ डिसेमिनेशन को भी डेमोक्रेटाइज कर दिया है, उसके खतरे हैं। इसलिए मैं पहले कह रही थी कि फायरवॉल जो थी एडिटर की, वो छान छान के खबरें कितने लेवल से आती थी। संवाददाता आता था, पहले उसकी वहां पर पहले अपने ब्यूरो चीफ के सामने जवाबदेही होती थी, फिर वो सेंटर में भेजता था, वहां दूसरे लेवल पर उसकी एसोसिएट्स और ये सब बैठ के करते थे। फाइनली संपादक के पास आता था, मीटिंग होती थी बाकायदा उसमें से। अब आज का पाठक और आज का दर्शक या आज का श्रोता ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि वो निहायत यंग है, बहुत तेजी में है और वो अपने को सब कुछ जानने वाला मानता है या मानती है। उनको ये लगता है कि चूंकि हम जब बटन दबा के चाहें हम जिस भी साइट पर चले जाएं हमको इसके बारे में, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमको तो ये सब पता है। तो एक तरह से जो ह्यूमिलिटी का अभाव हम नेतृत्व में देख रहे हैं, उस ह्यूमिलिटी का अभाव हमको मानना चाहिए कि हमारे पाठकों और दर्शकों में भी है। पहले से लोग थोड़े ठहराव के साथ जीते थे, इसलिए उनकी जिंदगी में सुबह चाय की अनवरत प्यालियों के साथ 5-6 अखबार पढ़ने का समय था। आज सुबह उठते ही लोग सबसे पहले अपना फोन ऑन करके उसमें देखते हैं कि उनकी सोशल मीडिया साइट्स जो भी हैं उन पर क्या क्या खबरें चल रही हैं। तो पहली चीज तो यह है कि न्यूज की छन्नियां गायब हो गई हैं, जो बहुत समय, अनुभव और लगन के साथ बनाई गई थी। उनका गायब होना स्वाभाविक है क्योंकि अब ये पूरी नई तकनीकी ही इस तरह की है, लेकिन कुछ तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। धीरे धीरे हुआ ये है कि न्यूज गैदरिंग का मतलब ये हो गया है कि आप तकनीक पर इतना अधिक खर्च करते हैं, अगर आप चैनल बनाते हैं या सोशल मीडिया साइट बनाते हैं, कि आप न्यूज गैदरर्स पर कटौतियां करते हैं। न्यूज गैदरर्स पर और न्यूज को छानने वालों पर अगर कटौतियां होती हैं तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम था वो बिगड़ जाता है। जैसे शुरुआत इसकी हुई थी 2000 की शुरुआत में, जब सारे बड़े अखबारों ने अपने न्यूज ब्यूरोज को छिन्न भिन्न कर दिया था। ब्यूरो के सीनियर लोग सबसे अधिक तनख्वाहें पाते थे, इसलिए कटौतियां करनी पड़ी और उन्होंने सबने अपने ई पेपर लॉन्च किए। तो सबसे पहला जो वार हुआ वो ब्यूरो पर हुआ। तो आज जो न्यूज के डिसेमिनेशन की साइट्स हैं या अखबार भी जो हैं या चैनल हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी यानी संस्थागत स्मृति गायब हो गई है। मैं जब प्रसार भारती में थी, मैंने दूरदर्शन में देखा कि उसका अंतिम बैच जो प्रोफेशनल लोगों का भर्ती हुआ था वो 2012 में सब एक साथ रिटायर हो गए, और चूंकि नया बोर्ड बना नहीं था इसलिए लोग ठेके पर लिए जा रहे थे। उसके साथ ही स्मृति लोप हो गया। जो 1921 से प्रसारित कर रहे थे लोग, वो सब चीजें रखी हुई हैं कहीं किसी लाइब्रेरी में, एनालॉग मोड में है, पता नहीं किस मोड में है, उसको डिजिटाइज करने वाले लोग भी नहीं है, कोई ऐसे भी लोग नहीं है जो फहरिस्त बनाए। अखबारों के साथ यही हुआ है, न्यूज मीडिया में सब जगह यही हुआ है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ से आएंगे? किसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे? आपके यहाँ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको टोके कहेंगे नहीं भाई ये गलत जा रही है तस्वीर, या आप फलां की जगह ये गलत सूचना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फैक्ट चेक के नाम पर ये हो रहा। अभी मैं कल हिंदी का सबसे बड़ा अखबार पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने एक ये लिखा था कि कॉमेडियन मुनव्वर की गिरफ्तारी के बारे में भोपाल में। उन्होंने कहा कॉमेडियन मुनव्वर की गिरफ्तारी हुई और उसका कोई सबूत नहीं है, और किंतु पुलिस का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है। बस यहाँ हो गई चेक एंड बैलेंस। मैंने आपने पहले कहा कि ये ऐसी स्थिति है, फिर आपने तो एक मुक्का इसने मारा, एक मुक्का इसने मारा। जो पाठक पढ़ रहा है उसको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि असलियत क्या है।
पुलिस ये कह रही है, व्यक्ति ये कह रहा है, वो मस्खरा है, कॉमेडियन है, उसको हम कहाँ तक यकीन करें, और वो उधर पुलिस कह रही है, पुलिस का हम कितना यकीन करें। तो बेसिक यकीन जो है वो सिर्फ सूचना प्रसार का ही यकीन नहीं है, वो अलग अलग संस्थाओं का जो ढांचा है उसको सुयोजित तरीके से नष्ट किया गया है। ढांचा जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर यही होगा कि आपके पास कोई विश्वस्त पैमाना नहीं रह जाएगा कि आप जांचें कैसे कि जो आप तक खबर पहुंच रही है। और ऊपर से फिर करेले में नीम ये चढ़ जाता है कि आपका औसत जो न्यूज कंज्यूमर है वो 40 से कम की उम्र का है, चलता फिरता है, वो बैठ के अखबार भी नहीं पढ़ना चाहता। वो आप देख लीजिए सड़क पर 90% लोग आपको अपना स्क्रॉल करते हुए दिख जाएंगे। तो आपस में बैठ के बातचीत से भी जो एक प्रकार का आदान प्रदान या एक दूसरे की उसको तर्क कुतर्क से जो एक शय बनती थी वो भी होना अब खत्म हो गया है। हर व्यक्ति का अपना सूचना बबल है जिसमें वो अपनी प्री चीजों पर अपनी प्री तरह की रुझान पढ़ना चाहता है। लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए न्यूज चैनल उनको फॉलो करते हैं। पहले से ही होता था कि न्यूज दी जाती थी और लोग फिर देखते थे कि उनकी गलतियां या उनकी गलतफहमियां क्या हैं। आज लोग गलतफहमी का टोकरा लेके चलते हैं और चाहते हैं कि न्यूज उनकी गलतफहमियों का अनुसरण करे, नहीं तो वो उस चैनल को नहीं देखेंगे, नहीं तो उसको नहीं देखेंगे। इसका फायदा पूरा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। आशुतोष जी, जैसे अभी प्रतीक जी ने इंड में कहा था सुशांत सिंह का एग्जाम्पल लेके कि किस तरह से कुछ दिनों में यूट्यूब एक मेन स्ट्रीम न्यूज की तरह सामने आकर उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया था सुशांत सिंह वाला में, जिसमें पार्ट में टीवी डिबेट भी उसका वो पार्ट बना। तो एक अल्टरनेटिव मीडिया का जो सामने आ रहा है स्वरूप, खास करके सस्ते डाटे में, तो उसके दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, लोग अच्छे तरीके से यूज भी कर रहे हैं। अभी जैसे किसान मूवमेंट में देखा कि जब वो उन लोगों को कवरेज से शिकायत हुई तो उन लोगों ने अपना यूट्यूब, अपना फेसबुक पन्ना स्टार्ट किया और 2 से 3 घंटे में ही उनके पास मिलियंस व्यूअर आ गए। तो एक अल्टरनेटिव मीडिया की जब ताकत आई है तो इसको अभी ये इन्फेंट स्टेज में है। आशुतोष जी, इस चैलेंज को मेन स्ट्रीम मीडिया में, इस चैलेंज को किस तरह से देखते हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी आगे किस तरह से आगे बढ़ता वो देख रहे हैं अल्टरनेटिव मीडिया की? देखिए, मैंने तो अखबार से अपना जीवन शुरू किया और उसके बाद मैं टेलीविजन में आया और अब मैं अपना एक डिजिटल जो चैनल में चला रहा हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब ये शुरू हुआ था तो सबको लगा था कि देखो कितना आसान है, कल मेरे पास अगर 150 करोड़ होते तो शायद मैं चैनल शुरू कर पाता, शायद मैं लोगों से बात कर पाता, शायद लोग जुड़ते नहीं मेरे साथ। लेकिन आज बिना कोई पैसा खर्च किए हुए भी मैं अपना टीवी चैनल चला सकता हूं और मैं लोगों से बात कर सकता हूं, लोग मेरी बातों को सुन सकते हैं। ये तो इसका एक पहलू हुआ जो जिस तरह मृणाल जी ने इशारा किया कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका जो एक दूसरा जो बड़ा खतरनाक पहलू है वो ये पहलू है कि आज की तारीख में जिस तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं और जिस तरीके से लोगों को अपनी विचारधारा के प्रति कन्विंस कर देती हैं, जिस तरीके से सच को झुठलाया जा रहा है और जितना बड़ा झूठ आप बोलोगे लोग उतना ज्यादा आपके ऊपर यकीन करेंगे, लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। तो ये एक नया खतरा पैदा हो गया है और मुझे लगता है कि ये खतरा शायद जो डेमोक्रेटाइजेशन था उससे ज्यादा बड़ा है। प्लसेस कभी कभी होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास है तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल आप बम फोड़ने के लिए भी कर सकते हैं और समाज को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, बट न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कभी कभी होता है। यहां दिक्कत क्या है कि हर पल हर वक्त इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो स्थिति पैदा हो गई है कि इस स्थिति के अंदर आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो गूगल है या ट्विटर है या फिर फेसबुक जैसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके का समाज ये बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो समाज बन रहा है वो समाज तो बहुत ही खतरनाक बन रहा है, जहां कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया जा सकता है और कोई भी आके आपका कत्ल कर सकता है। ये स्थिति आज की तारीख में हो गई है कि अगर आपने उमर खालिद के बारे में प्रचारित कर दिया कि वो आतंकवादी, तो फिर वो आतंकवादी है, फिर दुनिया की कोई ताकत, अदालत उसको बरी कर दे, कोई मानने को तैयार नहीं। अगर आप तय कर लें कि प्रज्ञा सिंह राजपूत जो है वो तो देशभक्त है और उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो लोग मानने लगते हैं कि प्रज्ञा सिंह राजपूत देशभक्त है। अब सच गलत क्या है, इसके बीच का बंटवारा खत्म हो चुका है। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को ये तय करना पड़ेगा कि कैसा समाज वो चाहते हैं। और मुझे इस बात की थोड़ा सा विश्वास हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर ने करीब 70,000 लोगों के ट्विटर अकाउंट्स सस्पेंड किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का सस्पेंड किया, एक शुरुआत है, अभी भी एक शुरुआत है।
दूसरी बात क्या है कि ये जिस लीगल इकोसिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, उस लीगल इकोसिस्टम जो है, चूंकि उसके पीछे की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की वजह से अगर आप ट्विटर पे कुछ लिखेंगे और वो सरकार के खिलाफ होगी तो आप तो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर सरकार के साथ हूं तो आपके खिलाफ कितनी भी गंदी गंदी गालियां लिखूं, आपके बच्चों का अपहरण करने की बातें करूं, मारने की बात करूं, तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो या तो ये लीगल इकोसिस्टम ठीक हो, और दूसरा ये प्लेटफॉर्म्स ये तय करेंगे कैसा समाज चाहते हैं। इस संदर्भ में जो एक नई डिबेट जो शुरू हुई है, वो शुरू हुई कि वाणी की स्वतंत्रता। मुझे लगता है कि भारत जैसे पूरी दुनिया के अंदर अब ये तय करना पड़ेगा कि जो आज से 70-80 साल पहले, या ये कहूं कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट था, उसको मुझे लगता है नए कॉन्टेक्स्ट में रीडिफाइन करने की जरूरत है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या, किस हद तक किसी को आजादी देनी पड़ेगी। अब आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब उसको हटाया तो एक नया प्लेटफॉर्म है पार्लर अमेरिका के अंदर। पार्लर कहता है कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है, और वो धड़ल्ले के साथ कॉन्स्पिरेसी थियरीज कर रहा है, धड़ल्ले के साथ लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा है, और वो अड़ा हुआ है। वो कह रहा नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप इसको मुझसे नहीं ले सकते, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो मोहल्ले का चौराहा है, वहां पे हर आदमी को आकर अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर बड़े प्लेटफॉर्म से तय कर लें कि वो झूठ का प्रसारण नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं फैलाने देंगे, जो भी करेगा चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको फौरन डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर शुरुआत वहां से हो जाए, 2-4 बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आप देखिएगा माहौल सुधर जाएगा। प्रतीक जी, ये जो आशुतोष जी ने जो एक कहा कि यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, इसके अलावा आप तो उस मॉडस ऑपरेंडी को, ये फेक न्यूज़ नैरेटिव को फैलाने को बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं, तो इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे कि जहां से, चूंकि आप मॉडस ऑपरेंडी को समझाते हुए आप बताएं कि कैसे इसको चेक किया जा सकता है आगे अगर देखें तो। देखिए, पहले मैं आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगी, और वो मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूँ। मैंने उनसे इंटरैक्ट किया है, और ये तो बिलेटली हो रहा है कि यूएस में अभी डेमोक्रेट सेनेट में भी आ गए, सब जगह आ गए, तो वो लोग जानते हैं कि कि अभी उनको एक्ट करना है, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पावर चेंज हो गया है, इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए एक्ट कर रहे हैं। नहीं तो जब तक उन लोग के संसद पे अटैक हुआ तब तक कुछ नहीं किया, अभी जाके कर रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ अभी कर नहीं सकते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं इन प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट कर चुका हूँ और बात कर चुका हूँ कि देखिए, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ये हो सकता है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं 12 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, मैंने काफी बार उनको कहा है कि देखिए, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ये सुधार हो सकते हैं ताकि ये इश्यूज सॉल्व हो सके, मगर वो लोगों ने ये सुधार नहीं किए। वो लोग के पॉलिसी डिसीजंस आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के देखें तो वो बिल्कुल एब्रप्ट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सोचे हुए होते हैं। हर रोज, जैसे डीमोनेटाइजेशन में हर रोज नया डिसीजन आता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वैसे ही एक्ट करते हैं, हर रोज उन लोग के एक नया पॉलिसी डिसीजन होता है। सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी। तो दीज आर प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर आउट देयर टू मेक अ प्रॉफिट, और मुझे नहीं लगता कि दे आर गोइंग टू एक्ट इन for the interest of the people. So that is one. I firmly believe कि ये सब platforms, they have to be more antitrust litigations. ये सब monopoly हो गई है कहीं भी। We know what is the disadvantage of a monopoly. Why are we against monopolies? अभी WhatsApp के 600 million users है, that is half the country, that they can do anything they want. They don't care कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं। And knowing how monopolies act, why are we speak against Adani and Ambani for the same reason, right? Why do we not speak against these social media platforms when they are equally big monopolies? आप searching का सोचेंगे तो सिर्फ Google ही सोचेंगे, और कोई सर्च इंजन का नाम आपके दिमाग में आता है? तो the problem is that we are dealing with enormous monopolies who have no interest to act in the benefit of the users. Their only interest is profit motive. So इस केस में we have to acknowledge this fact. These are the facts that we have to acknowledge, and then we can look for solutions. कि once, now that they have become monopolies, what do we do with it? Antitrust litigations हो सकते हैं, ये सब हो सकता है, क्योंकि politics तो change नहीं होने वाला। ये it is a huge issue. Of course, within 30-45 minutes, it is not possible to debate कि क्या क्या solutions हो सकते हैं, but मेरे हिसाब से ये जो 30-45 मिनट का जो डिबेट है, ये एक्चुअली ओवर द पीरियड 3-4-5 के ऊपर
stakeholders have to come, because the government is not going to invite stakeholders, whether it is farm bills or anybody. The government is not going to invite stakeholders, people who actually see who have a certain understanding. I'm not saying that my understanding is clear, but I do think that I have something to offer. Similarly, everybody has something to offer. Such people need to come together on a platform and discuss कि क्या कर सकते हैं, कि क्या हो सकता है. And that is where the starting point is. Right now, we are all talking in different directions with no common consensus, basically. अब एक एक मिनट हम लोग सम अप करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक एक दो क्वेश्चन लेंगे. तो मृणाल जी, अगर आप सम अप करना चाहें, ये जो फेथ इन न्यूज़ जो एक क्रॉस रोड पे हैं और यहाँ से जो चैलेंजेस हैं, उसको आप फाइनल वर्ड क्या सम अप कैसे करेंगे मृणाल जी? मैं सम अप ये करूँगी कि न्यूज़ का जो आज शक्ल है और जिस तरह से उसको बांटने के तरीके जो हैं, जो तकनीकी है, वो अपने आप में लोगों के जो पूर्वग्रह हैं, जो बायसेस हैं, उनको नष्ट नहीं करती है, बल्कि कहीं ना कहीं अधिक ट्रैफिक खींचने के चक्कर में, जैसा प्रतीक ने कहा, वो उनको सहारा देती है. क्या बायसेस हैं? जातिगत बायसेस हैं, धर्म आधारित बायसेस हैं, जेंडर आधारित बायसेस हैं, तरह तरह अर्थतंत्र को लेके बायसेस हैं. और ये जो बड़े जायंट्स हैं, मैं बिल्कुल प्रतीक से इस चीज़ में सहमत हूँ कि ये जायंट्स जो हैं, ये बहुत फिलैंथ्रोपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इनको भी मुनाफा कमाना है. उनको अभी इल्हाम हुआ है कि हिंदुस्तान में 85% ट्रैफिक भाषाओं में है, अंग्रेजी में नहीं है. अब आप देखेंगे कि धीमे धीमे वो हिंदी, और सबसे बड़ी भाषा, चूंकि व्यापक भाषा हिंदी है, हिंदी और भाषाओं पर तवज्जो देने लगे हैं, फॉन्ट से लेकर के यूनिकोड से लेकर के तरह तरह की फैसिलिटीज. लेकिन वो हिंदी पट्टी के जो भीषण बायसेस हैं इस वक्त, उनको नष्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर का तो कैंसिल नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप को कैंसिल करने वाले प्रज्ञा ठाकुर के अकाउंट कैंसिल नहीं कर रहे हैं. कितने सारे ऐसे लोग हैं और राजनीति में जो खुल करके गाली दे रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए. तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमको बहुत गौर से, वॉचफुली देखना चाहिए कि ये जायंट्स किस दिशा में क्या कर रहे हैं, और हमको खुद अपनी भाषाई जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए. हमारे यहाँ ये सारी बातें होती हैं, 90% जो सार्थक बातें होती हैं सब अंग्रेजी में होती है. तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे यार, 10% लोग तुम्हारी अंग्रेजी जानते हैं, 90% लोग भारतीय भाषाओं में काम कर रहे हैं. उन भाषाओं में ये डिबेट चलाओ तो थोड़ा लोगों का भी ज्ञान का स्तर बढ़ेगा. वहां पर आप विशुद्ध मनोरंजन परोस रहे हैं. दिन भर लड़के लौंडे बैठ करके, आजकल स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, घर के सामने पार्क में दिन भर बैठ करके ताश खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं. उनका मनोरंजन वही है. उनको अंग्रेजी के डिबेट नहीं देखने हैं, उनको हिंदी में भी गाली गलौज अगर मिल जाए तो वो सुननी है. तो लोगों की ये जो बुरी आदतें हैं, बायसेस हैं, उनको पुष्ट करने की बजाय उनको किस तरह से तोड़ा जाए, उनका किस तरह से विरेचन हो, लोगों के बदन से ये जहर किस तरह से निकले, अब इस पर काम करने की ज़रूरत है. ये जो बड़े मीडिया कंपनीज हैं, ये काम नहीं करेंगी. और इसके साथ ही खतरनाक आखिरी बात ये कि एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं. हमारे यहाँ जैसे जियो है, उसमें सबसे पहला निवेश किसने किया? इन्हीं बड़ी कंपनियों ने. सबसे ज्यादा निवेश इन्हीं बड़ी कंपनियों ने किया है. तो अब वो जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं कालिदास की तरह, उसी पर तो कुल्हाड़ी चलाएंगे नहीं. तो ये भी सोचना है कि हमारे यहाँ अर्थतंत्र, सूचना तंत्र, दोनों में बहुत गहरा एक तरह का भाईचारा स्थापित हो रहा है. इस पर भी निगाह रखनी होगी. आशुतोष सर, आपके लिए एक सवाल आया है यहाँ पे कि एज सेड बाय आशुतोष जी, हाउ कैन वी काउंटर अल्टरनेटिव रियलिटी इन टुडेज टाइम व्हेन देयर इज नो सच प्रिवलेंस ऑफ फेक न्यूज़? मेरे पास अगर इस सवाल का जवाब होता तो मैं जरूर इस सवाल का जवाब दे देता. मैं तो दो लोगों की बात करता हूँ. एक तो हिटलर ये कहता था कि अगर मैं कोई बात कहता हूँ और इंटेलेक्चुअल्स अगर ताली बजाते हैं तो मुझे फौरन लग जाता है कि जरूर मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी भीड़ चाहिए और डम लोग चाहिए. तो ऑल्टरनेट रियलिटीज उन लोगों के लिए क्रिएट की जा रही है जो मेजॉरिटी में जो है वो उनकी बातों पर यकीन करने लगे हैं. इसलिए मेरे पास इस बात का कोई सलूशन नहीं है. लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें यह तय करना पड़ेगा
वो ये तय करना पड़ेगा हम किस तरीके का समाज चाहते हैं और उस समाज को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सच्चाई है आज की तारीख में कि टेलीविजन चैनल्स और ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये दोनों एक साइकोटिक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। और उसके पीछे जो बहुत बुनियादी कारण है, वो टेलीविजन के अंदर तो बुनियादी कारण है कि जो टीआरपी की रेस है। क्योंकि मैं खुद चूंकि संपादक रहा हूं, इसलिए मैं इसको बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि ये अखबारों में तो शायद ये नहीं होता, लेकिन टेलीविजन चैनल्स के अंदर तो ये पूरी होड़ रहती, सर इस खबर को आज खेल जाइए, आप तो टीआरपी लूट लेंगे। ये जो बात है ना कि इस खबर को आज सर खेल जाइए, और जो इंटर्न होगा जो शायद 6 महीने पहले भी उसने किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा, वो संपादक को आके समझाता है और संपादक को लगता है अगर इस खबर को खेलेंगे तो हम टीआरपी लूट लेंगे। तो ये जो टीआरपी लूटने का जो पूरा खेल है, अगर हम ये चाहते हैं कि न्यूज एक सेम समाज के लिए है, तो फिर ये टीआरपी लूटना बंद होना पड़ेगा और इसके लिए टीआरपी सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। मैं ये पिछले 12 साल से कर रहा हूं, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। जहां तक ये जो आपका डिजिटल मीडियम है, डिजिटल मीडियम में भी जो गंदगियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? जैसे ही आप कोई वीडियो 2 मिनट का डालते हैं, 5 मिनट का डालते हैं, दूसरी चीज क्या होती है, कितने व्यूज आए। अरे ये कहने पे तो हमको तो 50,000 व्यूज आ गए आधे घंटे के अंदर, और ये कहने में हमारे पास 5 व्यूज आ गए। तो जाहिर सी बात है जो 50,000 व्यूज लेके आता है लोग, तो उसको अगला फिर उसका रेपुटेशन होना शुरू हो जाता है, और फिर लोगों को समझ में आ जाता है कि आप जितना लोगों को गालियां दोगे, जितना सेंसेशनल होगे, उतने व्यूज आपको मिलते जाएंगे। अगर हम किसी तरीके से, और उसी के आधार पे उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, क्योंकि YouTube के अंदर अगर आप रोज 2-3 लाख व्यूज अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप यकीन कर लीजिए बिना कोई नौकरी किए हुए आप आसानी से 2-3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, 4 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। तो मेरे जैसा बेरोजगार आदमी तो ये कहेगा यार चलो रोज ऐसी बातें करते हैं कि हमको 1.5-2 लाख व्यूज आ जाए, और किसी दिन गलती से अगर 1 मिलियन या 10 मिलियन अगर आ जाता है, फिर तो हमारे बल्ले बल्ले हो, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, ये टीआरपी और व्यूज इन दोनों के बीच में फंसी हुई है। तो टेलीविजन चैनल्स का एक अलग से बिजनेस मॉडल डेवलप होना चाहिए, और जो यूट्यूब का जो ये जो डिजिटल है, इसका भी एक अलग तरीके का परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होना चाहिए, ना कि ये कि कितने लोगों ने देखा और उसके आधार पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो दोनों में अगर ये फंडामेंटल चेंजेस अगर हम करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल ठीक है। मेरा अपना मानना यह कि टीवी चैनल्स को प्रॉफिट से बिल्कुल निकाल के इनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर होना चाहिए, जहां पे आपका परफॉर्मेंस इस पर इवैल्यूएट होगा कि आपने किस तरीके से कौन सा कंटेंट लेके समाज के लिए अच्छा काम किया है। अन्यथा आप सिर्फ ये करेंगे कि हमने तो भूत प्रेत दिखा दिया और इतने रेटिंग्स आ गई, और फिर उसके आधार पे आपको अगर रेवेन्यू मिल रहा है, उसके आधार पे आपको विज्ञापन मिल रहा है, तो फिर आप भूत प्रेत ही देखेंगे, फिर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही देखेंगे, फिर आप तबलीगी जमात को ही आप सुबह शाम गालियां देंगे, फिर आप दंगे ही कराएंगे, फिर कहेंगे कि देखो पालघर में तो एक हिंदू पादरी को, हिंदू को मार दिया गया, हिंदू पुजारी को, और सारे जो हिंदू इस पे चुप बैठे हुए हैं, अभी मुसलमान मारा गया तो क्या होता। ये एक अपने आप में बड़ा ही कॉन्वोल्यूटेड है। प्रतीक जी, एक आपके लिए सवाल आया है कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू काउंटर द फ्यूचर थ्रेट्स ऑफ फेक न्यूज, एंड व्हाट कुड बी द न्यू फॉर्म ऑफ फेक न्यूज इन नियर फ्यूचर? टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन एलिविएटिंग फेक न्यूज। अभी जैसे एक सबसे कॉमन टाइप का एक मिस इन्फॉर्मेशन है, आप पूरी तस्वीर ले लीजिए और पुराना वीडियो ले लीजिए, उसको बोल दीजिए कि ये अभी के इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी there is enough technology to show कि आप एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए वीडियोस और इमेजेस को, आप कंपेयर कीजिए कि देखिए ये 2012 का इमेज है, ये 2014 का इमेज है, और इसमें ऑटोमेशन होने की काफी शक्यता है। और ये मैंने बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी काफी बार कही है। तो there are multiple ways in which technology can be used to alleviate. It is not going to solve the situation. Nothing is going to solve, but alleviate the situation. सेकेंडली, न्यू फॉर्म ऑफ फेक न्यूज, देखिए इतना तो कुछ नया आ नहीं रहा है। डीप फेक के बारे में काफी बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक मेन स्ट्रीम हुआ। अभी काफी टाइम है उसको मेन स्ट्रीम होने में। दिल्ली चुनाव के टाइम जैसे मनोज तिवारी ने का एक डीप फेक वीडियो चला था, उन्होंने वो हरियाणवी नहीं बोलते मगर किसी एक वॉइस एक्टर को लेके उनसे हरियाणवी बुलाई गई थी, एंड his facial expressions were morphed on it, so it seemed like a real video where he's speaking Haryanvi. So those kind of things may come, but it has not become mainstream yet. But otherwise, आप जो misinformation
कि टाइप से काफी रूडिमेंट्री है, कि कहीं यूके का फोटो लेके बोल दो कि देखो ये खालिस्तानी है, फार्मर्स प्रोटेस्ट में, तो काफी रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है अभी तक के लिए। एंड इस रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के को एलिविएट करने के लिए देयर आर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस व्हिच दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट, एंड व्हिच इज व्हाई आई अगेन से दैट दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट गोइंग टू एक्ट इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल। आई डोंट सी देम एक्टिंग इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल एट एनी पॉइंट इन टाइम। एक मृणाल जी के लिए क्वेश्चन आया है कि कैन यू प्लीज डिफाइन हाउ एग्जैक्टली पीपल और व्यूअर्स आर द फिल्टर्स इन अकॉर्डेंस विद मीडिया स्टैंडर्ड्स, जो आपने कहा था। देखिए, व्यूअर्स फिल्टर बन सकते हैं बशर्ते कि उनका दिमाग भी थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़े पढ़े लिखे हों, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले हों, थोड़े विषयों की उनको जानकारी हो। अभी जैसे जो पहली जनरेशन अखबार पढ़ने वालों की थी, वो अखबार को देवता का वाक्य मान करके स्वीकार करती थी। दूसरी जनरेशन आते आते लोगों ने इतना खुद भी पढ़ लिख लिया था और शिक्षा इतनी पाली थी कि वो उसमें मीन मेख निकाल सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। तीसरी जनरेशन आते आते और ज्यादा जिरह होने लगी, और 70-80 के दशक में हमने देखा कि बहुत भाषाई अखबारों में भी बहुत गहरी और बहुत समृद्ध किस्म की बहस होती थी। तो फिल्टर तब होता है दो चीजों से, एक तो कि आपका अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा संस्कारित हो, संस्कारित में उस अर्थ में नहीं कह रही जो अर्थ में भगवा लोग कहते हैं, लेकिन संस्कृत हो माने उसका रिफाइंड हो, थोड़ा सा आपका दिमाग रिफाइंड हो। दूसरी चीज ये कि आप ये स्वीकार करें कि आपके भीतर कुछ बायसेस थे जो गलत थे, और इसलिए आप उनको जस्टिफाई करवाने की बजाय जो न्यूज उसको पुष्ट करती है उसको पॉइंट आउट करें और कहें। जैसे मामूली सी चीज है जो रेप्स की जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है, बहुत तकलीफ देह है। एक औरत होने के नाते रेप की जो रिपोर्टिंग होती है उसको मैं पढ़ती हूँ तो बहुत खराब लगता है कि किस तरह से वो एक औरत के टॉर्चर को लगभग चटखारी ले लेकर के बयान करते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। तो कुछ तो बंदे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि भैया किसी भी मनुष्य की गरिमा या निजता की इस तरह से उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेंडर या जाति या धर्म के आधार पर जो होता है, अभी ब्राह्मण ठाकुर को लेके, अभी जूतों को लेकर के छोटी छोटी चीजों को लेके इतना टुच्चापन खबरों में दिखता है, लेकिन उसका जैसा सार्थक विरोध होना चाहिए उसकी बजाय लोग अपनी जातीय पहचान को लेके चढ़ बैठते हैं कि ब्राह्मण पिट रहा है। हर एक के पास शिकायतों का टोकरा है, ठाकुर पिट रहा है, ब्राह्मण पिट रहा है, ओबीसी पिट रहा है, दलित पिट रहा है, हर कोई पिटा पिटाया बैठा है, हर कोई शिकायत लेके बैठा है। लेकिन असली बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाइयां बढ़ रही हैं और उसको जिनको पाटना चाहिए वो उसको पाट नहीं रहे हैं, इसलिए वो फिर इस तरह से उनको उधर उधर बिल्मा देते हैं ताकि लोगों का ध्यान न जाए। यही काम ट्रंप ने किया, यही काम हमारे यहाँ भी हो रहा है। कुल मिला जुलाकर हम अभी जैसे सबने कहा कि एक मीडिया क्राइसिस में है, क्रेडिबिलिटी गहरे संकट में है, और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ आज ही हुआ है, एक बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है वो, और ये संकट बहुत दूर तक हमारे समाज को और दूर तक तोड़ रहा है। अभी मैंने एक वेब सीरीज देखा पंकज त्रिपाठी का, जिसमें उनका एक डायलॉग था कि चलिए पहले न्यूज तो ब्रेक करते थे तो फिर भी बड़ा मजा आता था, अब हम समाज ब्रेक करने लगे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो कुल मिला जुलाकर ये सारे कंसर्न सामने हैं, लेकिन जैसे आप तीनों ने कहा कि इतनी, मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा। जी। अभी जो मृणाल जी ने जो बात कह रही थी कि बलात्कार के संदर्भ में, देखिए किस तरीके का समाज बन गया। कठुआ कांड जब हुआ था तो हम पत्रकार कभी बलात्कारियों के साथ खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। खुले आम पत्रकारों के अंदर भी लोग खड़े हुए, बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, और जम्मू की सड़कों पर बाकायदा प्रदर्शन हुए तिरंगा के साथ, और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको आगे चलकर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। और हाथरस के अंदर आपने देखा है कि, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े संपादक है जिन्होंने मुझसे कहा कि अरे ये तुमको मालूम नहीं है कि वहां पे क्या हुआ है, दरअसल ये तो वो ऑनर किलिंग का मामला है। और तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, मुझे लगता है ये बहुत ही गहरे संकट की स्थिति है। ये सिर्फ बलात्कार की खबर को रिपोर्ट करने का नहीं है, बल्कि बलात्कारियों के साथ खड़े होने वालों की एक जमात खड़ी हो गई इस देश के अंदर, और ये कहां लेके जाएगी मुझे नहीं मालूम।
तो इसी गहरे संकट के बीच में, चूंकि आप लोग भी हैं, प्रतीक जी भी हैं, आशुतोष जी हैं, मृणाल जी, उसी में कई लोग लड़ भी रहे हैं कई इसमें, तो इस घुप अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी भी है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि हो सकता है कल सब कुछ अच्छा होगा, एक टनल में, एक गहरे टनल के साथ एक रोशनी सामने दिखेगी, इसी उम्मीद के साथ ये अच्छी सार्थक बहस हुई। थैंक यू आप सबको। धन्यवाद। धन्यवाद।